आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट प्लस साथ में इकोलॉजी। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि करंट अफेयर के साथ लिंक करता है। डायरेक्टली ये टॉपिक करंट के साथ लिंक करता है। हमें क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ जो बेसिक है उसको हमें यहाँ पर जो है वो कवर करना है। जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्लस उनको करंट अफेयर्स के साथ भी लिंक करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा बेहतर तरीके से जो है वो पक्का हो जाए एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो अदर एग्ज़ाम्स। प्लस साथ में यहाँ पर मैं आपको हर रोज़ जो है वो मेंस के क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से लिंक करते हैं। जो हम क्लास में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो मेंस की तैयारी कर रहा है, आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, याद करने हैं। मतलब लाइक जैसे जो नोट्स हमने बनाए आप इनको पढ़ो, इन्हीं पर जो है वो इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जस्ट आपको लिखना है। तो ये टास्क भी हम साथ के साथ में अब शुरू करेंगे। और शुरुआत जो है हम जो है वो 2 क्वेश्चंस के साथ करेंगे, कि आज से जो है वो 2 क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि मेंस के होंगे। और जो करंट अफेयर है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। 1 से 3 नवंबर के करंट अफेयर मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको कल देख सकते हो। तो कल के लिए आपके पास दो जो है वो काम हो जाएंगे। एक तो आपको वो करंट अफेयर देखने हैं, सेकंड उसके बाद दूसरा आपको जो है वो मेंस के आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं। और जो सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड अप्रोच को लेकर अभी चल रहे हैं, वो लोग जो एमसीक्यूज हमने अभी तक किए हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी के, उनको एक बार रिवाइज कर लेना। क्योंकि अटेम्प्ट करना ही काफ़ी नहीं है, हमारे जो आंसर्स गलत हुए हमें उसे भी एनालाइज करना है। प्लस साथ में हम क्लास में भी उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पॉलिटी के डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, वैसे ही हम आगे भी उनको कंटिन्यू करेंगे। बट लेकिन जैसे जैसे हमें टाइम मिलता जाएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के साथ। तो सबसे पहले तो देखो डेफिनेशन हमें पढ़नी है। हमें ये देखना है कि इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजिकल जो हायरार्की है वो क्या होती है। ये सभी कंसेप्ट हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोर पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इकोलॉजी है ये ब्रांच है बायोलॉजी की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। सिंपल इतना, मतलब कैसे कि जैसे ऑर्गेनिजम्स है कोई भी, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लायन का एग्जांपल ले लेते हैं, एक शेर का एग्जांपल ले लेते हैं, और एक लेते हैं एग्जांपल डेयर का। तो हिरन और शेर इन दोनों के बीच में आपस में जो भी इकोलॉजिकल जो भी रिलेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें कि लायन जो है वो डीर के ऊपर डिपेंडेंट है, और डीर अगर हम बात करें तो वो ग्रास के ऊपर डिपेंड है। तो ये जो कनेक्शन है इन तीनों के बीच में, इसको इसकी जो प्रॉपर पूरी स्टडी रहती है उसको इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में रिलेशन, प्लस उनका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। और ये ब्रांच है बायोलॉजी की। अब मान लीजिए आप लोगों को मेंस में लिखने के लिए आता है डिफाइन इकोलॉजी एंड डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो वहाँ पर आप इकोलॉजी को डिफाइन करोगे तो आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू लाइक आपको कैसे शुरू करना है, आपको शुरू करना है कि इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कंसर्न है विद रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू वन अनदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो इस तरह से बिल्कुल क्लियर आपको डेफिनेशन लिखनी है। और इसमें वेरियस कंपोनेंट आते हैं जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनवायरनमेंट जैसे इकोलॉजी हमने देखा, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें जो हमारे सराउंडिंग है। अब हमारे सराउंडिंग में क्या है, बायोटिक भी है। बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए बायोटिक यानी कि नॉन लिविंग। बायोटिक में हम प्लांट्स बता सकते हैं, नॉन लिविंग्स में हम रॉक को बता सकते हैं, क्योंकि रॉक क्या है, नॉन लिविंग है एक तरह से। तो ये सभी हम इन सब से घिरे हुए हैं। तो ये क्या है, हमारे आसपास का जितना भी जो भी रीजन है जिसमें हम बायोटिक और नॉन बायोटिक जो ऑर्गेनिज्म से इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये जरूरी है, एनवायरनमेंट जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए और एवोल्यूशन के लिए। तो जितने भी फैक्टर्स है, चाहे वो बायोटिक है चाहे वो नॉन बायोटिक है, ये सभी जरूरी है हमारे एवोल्यूशन के लिए। अब मान लीजिए आप मेंस में हमें इसी ये जो डायग्राम है हमें इसको मेंस में ऐड करना है। तो हम बता सकते हैं कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है वो 3 तरह के होते हैं। एक नेचुरल, जैसे कि अगर हम बात करें बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पर जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट होती है। मतलब एक तरह से ऐसा रीजन जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल है, दैट इज बायोस्फीयर। तो लैंड, एयर और वाटर, जैसे ये हो गया वाटर, ये हो गया लैंड, एंड दिस इज एयर।
तो ये वाला जो रीजन है दैट इज़ बायोस्फीयर, यहाँ पर जो है वो लाइफ पॉसिबल है। तो ये हो गए नेचुरल कंपोनेंट। देन उसका ह्यूमन मेड कंपोनेंट अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे आसपास में नॉन लिविंग में आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, तो ये सभी भी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है। फिर उसके बाद ह्यूमंस अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल्स, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सभी भी तो हमारे आसपास है। तो ये सभी जो है वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट है। तो इस तरह से आप ब्रॉड परस्पेक्टिव पर सेम एज इट इज़ इसी तरह से मेंस में डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आपको सिंपली ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, तो सबसे पहला आता है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब इसमें देखो जो कंपोनेंट होंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, एक बायोटिक होगा, दूसरा एबायोटिक। बायोटिक मतलब प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक अगर हम बात करें तो एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सभी जो है वो एबायोटिक होते हैं। अब एग्जाम्पल्स जब भी आप देख रहे हो कि नेचुरल मतलब जो बिल्कुल प्रकृति जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो ऑटोमेटिकली अपने आप चल रहा है, तो यहाँ पर आपके फॉरेस्ट हो गया, रिवर ओशंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सभी जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फिर उसके बाद बात करते हैं टेरिस्ट्रियल। अब जहाँ पर ये वर्ड आता है ना टेरिस्ट्रियल, टेरिस्ट्रियल से याद रखना कि इसका मतलब होगा लैंड, यानी कि जो धरती, ऐसा एनवायरनमेंट जो धरती के साथ लिंक कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट को, इनका एक दूसरा नाम आता है, हमने डिस्कस किया था इसको क्लास में पहले। lungs of the world. लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। और एक पर्टिकुलर हमने टर्म जो है वो डिस्कस करी थी रिलेटेड टू द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। जैसे हमने कहा था ना उनको कि जो टुंड्रा वेजिटेशन है दैट इज टिगा कॉनिफर फॉरेस्ट, वैसे ही हमने अमेजोन रेन फॉरेस्ट के लिए भी कहा था सेल्वाज। Yes. तो ये साथ में याद रखना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, सहारा डेजर्ट हो गया, हिमालयन माउंटेन्स, तो ये जो है वो टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड, सिंपल याद रखना, हम लिंक कर रहे हैं टेरिस्ट्रियल को धरती के साथ। फिर उसके बाद एक्वाटिक, एक्वाटिक यानी कि पानी बेस्ड, वाटर बेस्ड, तो वाटर बेस्ड में ओशियन, सी, ये सभी कंपोनेंट रहते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल आता है इंडियन ओशियन, ग्रेट लेक्स या गंगा रिवर। तो जो एनवायरनमेंट धरती के अंदर है उसको हम पानी के अंदर सॉरी, तो वो हम उसको इजीली इजीली कनेक्ट कर सकते हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट के साथ। फिर उसके बाद बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। तो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है ना वो वेरियस गैसेस है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन से बना है। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या इसमें जो वेदर पैटर्न या फिर विंड्स और ह्यूमिडिटी भी आती है। तो इसमें आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर, दो एग्जाम्पल है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अब बायोलॉजिकल से सिंपल देखो, लॉजी लॉजी होता है स्टडी, लॉजी का मतलब वो स्टडी, बायो मतलब लिविंग, तो मतलब लिविंग बींग्स के साथ जो कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी खुद के साथ जो इंटरेक्शंस रहती है, प्लस साथ में उनकी जो फिजिकल सराउंडिंग है उसके साथ, तो इसको जो है वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहा जाता है। और इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सवानाज, वेटलैंड्स, ये सभी आते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब देखो जैसे कि कोई प्लांट्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो फिर वो उनके जो सराउंडिंग है उसके ऊपर भी डिपेंडेड है। या फिर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो आपस में, जैसे कि हम देखते हैं डेर हो गया या फिर एलिफेंट हो गया, तो इन आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वो जो उनके सराउंडिंग में है जैसे कि पेड़ पौधे, उन पर भी डिपेंडेंट है, तो लिंक करते हैं आपस में। तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम, फूड चेन, ये सभी जो है वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। देन उसके बाद एक तो देखो नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद दूसरा आता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन बिल्ड, इसमें ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अर्बन एनवायरनमेंट, अब अर्बन एरियाज में हम लोग रह रहे हैं, तो अर्बन एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स, रॉक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब देखने को मिलेगा, इस तरह के कंपोनेंट होंगे। तो फिर इसका एग्जांपल्स क्या है, हमारी सिटीज़ जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ये सब कॉमन एग्जांपल हो गए। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मतलब जो इंडस्ट्रियल रीजन है,
तो इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे कि स्टील प्लांट हो गया, रिफाइनरीज होगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज देखने को मिलेंगे। और जो ये इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर एक चैलेंज भी है, दैट इज पोल्यूशन। यहाँ पर पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, तो ये एक समस्या यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ पर ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से और हाई लेवल पर जो है वो लिखते हैं। एग्रीकल्चरल एनवायरनमेंट यानी कि जो एग्रीकल्चर के साथ लिंक करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन दो इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो फैक्टर रहते हैं। और इसमें फिर हम क्रॉप लैंड बता सकते हैं, इरिगेशन सिस्टम बता सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बता सकते हैं, पेस्टिसाइड जो इसके कंपोनेंट है। और इसके एग्जांपल्स में क्या आता है, वीट फील्ड हो गया, या फिर अगर हम बात करें जो हमारे खेत जो है वो इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके वेरियस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है। इसमें ना एक छोटा सा और भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल का मतलब क्या हो गया, जो कि ह्यूमंस ने बनाए ऐसे स्पेसेस जो कि अगर हम बात करें हमें जो है वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जैसे कि गार्डन, पार्क, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये बेसिक एनवायरनमेंट के टाइप है। फिर उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हम एक सिंपल ही देखते हैं कि अर्थ जो है वो सबसे पहले क्या था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर प्रोटोप्लाज्म। या फिर अगर हम बात करें कि सबसे पहले सेल आया, फिर सेल सबसे बेसिक यूनिट है अगर हम बात करें। तो उसके बाद टिश्यू बने, फिर ऑर्गन बने, फिर ऑर्गेनिज्म बने, फिर पॉपुलेशन बनी, कम्युनिटी आई, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर, फिर अर्थ बनी, फिर सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। तो सोलर सिस्टम और गैलेक्सी ये तो यूनिवर्स हो गया। जैसे गैलेक्सीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके बाद क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स किससे बना है, यूनिवर्स बना है मल्टीपल गैलेक्सी से। फिर मल्टीपल गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी हमारी भी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। फिर उसमें आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होगा, सन और उसके प्लैनेट्स। ये प्लैनेट्स के नेम्स बताओ मुझे। मर्क्यूरी, सन, वीनस, अर्थ, मार्स, सन सन, से स्टार। सन से सन से शुरू करो। मतलब सन से लेकर जैसे कौन कौन आता है, सबसे पहले तो देखो सन इटसेल्फ अ स्टार। इसके प्लैनेट कौन कौन आता है, सबसे पहले कौन आएगा। मर्क्यूरी, फिर उसके बाद, वीनस, फिर, अर्थ, फिर, मार्स, फिर, जुपिटर, फिर, सैटर्न, फिर, यूरेनस, फिर नेपच्यून। नेपच्यून। और यहाँ दूर जैसे है प्लूटो, जिसको कभी कभी बोल देते हैं कि ये पार्ट है प्लैनेट्स का, डॉ कभी कभी बोल देते हैं नहीं। अच्छा, उसके बाद अब अर्चना मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि अर्थ के बाद कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एक सैटेलाइट है, यानी कि उसके पास एक मून है। सर याद नहीं मुझे। बताओ बाकी कोई। वीनस। वीनस, और अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं। वीनस, और जो ये वाले हैं, ये वाले टेरिस्टियल है, और ये वाले जोवियन। यहाँ पर एक बेल्ट आती है बीच में, उसका क्या नाम है। एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये किससे बनी होती है। तो गैसियस पार्ट। गैसियस पार्टिकल। तो डस्ट जब वगैरह का। एस्ट्रॉयड बेल्ट को हम सिंपल कह सकते हैं ना कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से फिर मेटेओर बनते हैं, और वो मेटेओर जो धरती से भी टकराते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि जब वो धरती से टकराए तो हम ये भी कहते हैं कि इनडायरेक्टली हम अगर उन मेटेरॉइड को स्टडी करते हैं तो हम अर्थ को इनडायरेक्टली स्टडी कर रहे हैं। और अर्थ तो जो है वो रॉक से बनी है एक तरह से। तो याद रखना है, मेटेरॉइड जो है वो रॉक से बने होते हैं। और यहाँ पर एक बेल्ट होती है, उसका नाम क्या है। ऊपर बेल्ट। और ये बेल्ट जो है वो गैशियस क्लाउड से बनी होती है। तो ये बेसिक है जो आपको। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसके पास है। सैटर्न। सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जुपिटर। ओके। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट बड़े होते हैं, जोवियन प्लैनेट बड़े होते हैं। जोबियन। जोबियन। ओके। और टेरिस्ट्रियल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये प्लैनेट्स होते हैं, रॉक सरफेस यहाँ पर रहता है। और जो जोवियन प्लैनेट होते हैं मोस्टली जो है वो गैसेस के बने होते यस। हैं।
तो ये बेसिक पॉइंट। अच्छा, सन इटसेल्फ और स्टार, सन सबसे पास का स्टार है या दूर का स्टार है? अर्थ, अर्थ से हम कंपेयर करते हैं जब, अर्थ की दो पास है। मतलब बाकी सभी स्टार से कंपेयर करें अगर, तो सन जो है वो हमारे सबसे पास का स्टार है। और हमने साथ में ना एक और टर्म भी डिस्कस करी थी, दो टर्म्स डिस्कस करी थी, पेरीहेलियन और एपीहेलियन। वो क्या होते हैं? सर पेरिहिलियन मतलब जो डिस्टेंस है अर्थ से, मतलब हाँ पास का मतलब डिस्टेंस जो होता है सर जब अर्थ पेरिहिलियन। सब जो अर्थ सबसे नजदीक होती है सन के, तो हाँ पेरिहेलियन। हाँ। हाँ, अब अब हमने इस इसको कैसे, अब और एपी मतलब दूर, दूर। हमने इसको कैसे, पैरी से याद रखना, पास। तो अर्थ जब जो है वो सन के पास में है। अब मुझे एक पॉइंट यहाँ पर ये बताओ, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ पता है? क्योंकि लाइट के साथ लिंक करेंगे, और लाइट एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक करती है। हमारी धरती पर लाइट का होना मतलब लाइफ, अगर लाइट नहीं होती तो शायद लाइफ उतनी वैसी नहीं होती, मॉडिफाइड होता कुछ ना कुछ। अगर अर्थ धरती के मतलब जो अर्थ जो है सन के बहुत पास में है, तो लाइट ज़्यादा पड़ेगी या कम पड़ेगी? सर कम पड़ी। क्यों? सर एक आपने वो बताया था, टॉर्च का एग्जांपल दिया था। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट क्या होगा, फोकस। रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, फोकस कम रहेगा। और जब पेरी मतलब पास और एपी मतलब दूर, तो ये बेसिक कंसेप्ट। तो यूनिवर्स वाला कंसेप्ट ये रहा। फिर उसके बाद अर्थ अगर हम बात करें, तो अर्थ एक तरह से ऐसा जोन, ऐसा प्लैनेट जहाँ पर अगर हम बात करें तो लाइफ पॉसिबल है। फिर उसका बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर अगर हम बात करते हैं तीनों, एयर, वाटर और लैंड, तीनों जब कनेक्ट कर रही है इस रीजन में, तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर तीनों है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल है, और उस पार्ट को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब बायोस्फीयर के बाद आती है टर्म बायोम। बायोम का मतलब क्या हो गया कि वेरियस टाइप ऑफ रीजन। इसी बायोस्फीयर में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है वो कंडीशंस पॉसिबल है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पीशीज यहाँ पर रहती है। इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो ऐसा रीजन जहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि डिफरेंट स्पीशीज जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, और वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके साथ भी जो है वो लिंक हो रही है। कम्युनिटी की अगर हम बात करें, तो कम्युनिटी में क्या होता है, सेम स्पीशीज को इंक्लूड किया जाता है, सॉरी, एक ही स्पीशीज के डिफरेंट जो लोग होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। पॉपुलेशन अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन कैसे होता है, जैसे देखो सिंपल, अगर हम बात करें एक एलिफेंट, और उसके बाद अगर हम बात करें बहुत सारे एलिफेंट, तो बहुत सारे एलिफेंट क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गई। फिर ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें तो दैट इज सिंगल, सिंगल एलिफेंट जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म हो गया। जब हम बात करें बहुत सारे एलिफेंट, तो वो होगी पॉपुलेशन। ऑर्गन और टिश्यू बेसिक कंपोनेंट रहते हैं जो कि सेल के बाद इवॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद देखो इकोलॉजिकल हायरार्की अगर हम बात करें, तो याद रखना सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की, जो अभी हमने डिस्कस करा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल एलिफेंट जो कहाँ पर है, काजीरंगा में है। एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। स्पीशीज मतलब ग्रुप ऑफ सिंगल इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें एंटायर एलिफेंट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज इनहेबिटिंग एन एरिया, मतलब एक जगह में ऑल एलिफेंट्स, जितने भी एलिफेंट्स हैं वो साथ में रह रहे हैं। जैसे कि काजीरंगा में एक ग्रुप ऑफ एलिफेंट, ठीक है, मतलब वहाँ पर 100 के करीब एलिफेंट रह रहे हैं, तो उनको हम ऐसा नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं एलिफेंट की पॉपुलेशन। फिर उसके बाद बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, बहुत ध्यान से समझना। बायोलॉजिकल कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो माइक्रोब्स है, या कोई भी है, वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट, रिहानो, बैक्टीरिया और अदर वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स, वो कहाँ पर रह रहे हैं, काजीरंगा में। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वो सिर्फ उनके बीच में, नॉट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ,
तब हम उसको कहते हैं इकोसिस्टम। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ उन्हीं के बीच में है, फिजिकल एनवायरनमेंट या एबायोटिक फैक्टर नहीं, तो हम उसको बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार ये टर्म्स एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती है और फिर उनको लिंक, मतलब एक तरह से आपको एक टर्म दी होगी, फिर आपको उसमें 4 ऑप्शन होंगे, फिर पूछेंगे कौन सी करेक्ट है। तो इस तरह से टर्म्स ध्यान रखना। फिर उसके बाद इकोसिस्टम, सिंपली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देन यहाँ पर एक टर्म आती है दैट इज बायोम। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बायोम क्या होता है? एक लार्ज रीजनल यूनिट है, पहला पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको फिर एक तरह की कंडीशंस देखने को मिलेगी, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो वो क्या है? एक तरह से बायोम। यहाँ पर बायोम में क्या होगा कि कोई जैसे एक स्पीशीज है तो बड़े लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे रेन फॉरेस्ट है तो थोड़े से रीजन में नहीं होंगे, एक्सपेंडेड रीजन में होंगे। फिर यहाँ पर जो भी स्पीशीज होगी, चाहे वो एनिमल्स है, डिफरेंट कोई भी है, वो सेम उसी तरह के होंगे। बायोस्फीयर मतलब वो स्पेस जहाँ पर हम ये कह रहे हैं लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल कैसे होगी? जब लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों जो है वो एक रीजन पर होंगे। फिर उसके बाद देखो हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। अब यहाँ पर आपको बायोम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि सनलाइट के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, और सनलाइट लिंक करती है रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ, जिसमें हम ये देखते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ से जो वो डे नाइट भी बनते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए अगर ये जो, जैसे अब हम देखते हैं कि अर्थ, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, अपने अर्थ पर एक्सिस पर भी घूम रही है। अगर ये अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे, बिल्कुल स्थिर रहे एक ही जगह, तो क्या होगा? सीजन्स नहीं बनेंगे। रोटेशन, नॉट अच्छा। रिवॉल्वेशन। जैसे ओके। देखो मान लो ये है सन, ठीक है, और हमें पता है कि धरती इस तरह से जो है वो सन के अराउंड में घूमती है। ये एक बेसिक हमने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब चारों ओर चक्कर लगाती है तो जिस ऑर्बिट पर चक्कर लगाती है उसका क्या नाम है? इलिप्टिकल। अब उसके बाद ये तो हमें पता है कि धरती जो है वो इस तरह से सन के अराउंड पे घूम रही है, बट लेकिन ये अपने एक्सिस, मान लो ये कोई एक्सिस है, इसके ऊपर भी ये अपने ही जगह पर यहाँ पर घूम रही है। तो अगर ये घूमना रुक जाए तो फिर क्या होगा? दिन रात नहीं बनेंगे सर। दिन रात, टेम्परेचर्स का। हाँ, टेम्परेचर, चलो वो सारा लिंक करेगा। बट लेकिन अगर ये रोटेशन सिर्फ फिक्स हो जाए, अब मान लो अर्थ ने क्या किया, रोटेट करना बंद कर दिया, पर वो रिवॉल्व तो कर रही है, तो मतलब सीजन तो बनेंगे, डे और नाइट बट दोनों इक्वल हो जाएंगे। होंगे डे और नाइट इक्वल, क्योंकि फिर क्या होगा? अभी हम सन की रोटे अभी हम क्या देखते हैं? अर्थ की रोटेशन देखते हैं। तो कभी क्या होता है, ये वाली साइड पे जो है वो सनलाइट पड़ती है, कभी इस वाली साइड पे पड़ती है। तो जब इस वाली साइड पे पड़ती है तो हम इसको कहते हैं यहाँ पर डे, और यहाँ पर क्या होगा? नाइट। इस तरह से कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी शिफ्ट में इस साइड पर लाइट पड़ती है, इस साइड पर क्या होता है, नहीं पड़, यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, तो यहाँ पर होगी नाइट, यहाँ पर होगी डे। तो अगर ये बिल्कुल सिंपल रहेगा तो फिर डे और नाइट बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे एक तरह से। अब ये टिल्ट इसलिए बनाया है क्योंकि अर्थ जो है वो 66.5 पर टिल्टेड है। ये हम पहले ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज इन द सेंस कैसे? मान लो ये है इक्वेटर, हम इसको थोड़ा चेंज करके पढ़ रहे हैं, और एक ऐसे वे में पढ़ेंगे कि उससे आपको बहुत अच्छे से, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा और कंसेप्ट के साथ लिंक हो। ये है इक्वेटर, ठीक है, यहाँ से 5 डिग्री और यहाँ से 5 डिग्री, इस तरह से मैं इसको स्ट्रक्चर कर देता हूँ, 5 5 5 नॉर्थ, 5 जाओ नीचे। ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? ये 6th क्लास के एनसीईआरटी में मेंशन है, ज्योग्राफी की। टॉरिड जोन। टॉरिड जोन। शाबाश। नहीं वो नहीं मेरे नहीं। को, नहीं नहीं सर, सॉरी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
ये हो गया अंटार्कटिक, ये हो गया आर्टिक सर्कल। ये वाला जो रीजन है ना बीच का, इसको क्या बोलते हैं? डोलड्रम्स। डोल्ड्रम्स। और ये वाला जो रीजन हो गया दैट इज टॉरेड, और इससे नीचे अगर हम टोरिज्म। बात करें तो ये हो गया टेम्परेट, ऊपर वाली साइड पर टेम्परेट। अब क्या है कि ये जो आपके इम्पॉर्टेंट जो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है ना, आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, आर्टिक हो गया, और आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये सभी ना कंडीशंस लिंक करते हैं बायोम के साथ। बायोम इन द सेंस कि वहाँ पर किस तरह की जो है वो लिविंग कंडीशंस है, और वहाँ पर किस तरह की स्पीशीज होगी। अब जैसे हम बात करते हैं इस रीजन की, अब ये क्या है? टेम्परेट जोन है। इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जितना भी जोन है ये क्या है? टेम्परेट। तो इस टेम्परेट जोन में यहाँ पर जो बायोम रहेगा वो टेम्परेट फॉरेस्ट होंगे। अपना नाम क्लियर हुआ ये? सर हाँ जी। तो ये क्या होगा? टेम्परेट फॉरेस्ट बायोम के साथ लिंक कर रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें ये जो ट्रॉपिक्स है, अब ट्रॉपिक्स में ये वाला रीजन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी दो तरह के होंगे। यहाँ पर आपके डेसिडियस भी हो सकते हैं, यहाँ पर आपके जो है वो रेन फॉरेस्ट भी हो सकते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी क्या हुआ? एक तरह से आपका जो बायोम हुआ। फिर उसके बाद एक रीजन कैसा आता है, हम बात करते हैं कि अब जैसे धरती जो कोस्टल रीजन है, ट्रॉपिक्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ट्रॉपिक्स में जैसे हमारा जो वेस्टर्न घाट हो गया, जो ये वाला जो रीजन हो गया, अब ये वाला रीजन क्या है? सी के पास में है, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगी। तो ये रीजन क्या है? रेन फॉरेस्ट है। मतलब यहाँ पर जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगी? मतलब कभी भी बारिश हो जाती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहीं अगर हम बात करें ऐसे जब धरती के अंदर में जाते हैं, इंडिया में अंदर अंदर सेंट्रल इंडिया की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ड्राई वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अलग कंडीशंस देखने को मिलेगी, दैट इज एरिड, सेमी एरिड। तो वो भी बायोम है। फिर ऊपर अगर हम यहाँ पर चलते हैं, इस साइड पर होगी अरावली, तो अरावली की साइड पर यहाँ पर क्या? थार डेजर्ट। तो यहाँ पर जो बायोम का टाइप रहेगा दैट इज डेजर्ट टाइप। तो ये पूरा किसके साथ कनेक्ट करता है? लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, इन सब के साथ। तो हम देखते हैं कि इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। एक फिनोमेनन सिंपल है, इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम हाइट पर जा रहे हैं क्या प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? पड़ेगा। जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं प्रेशर भी कम होता है। अब उसके बाद हम एक कंसेप्ट यहाँ पर और लिंक करते हैं छोटा सा। हमने डिस्कस किया था विंड मूवमेंट के बारे में। विंड मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। ये एक फिनोमेनन है। हमें पता है कि विंड मूवमेंट क्या रहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर रहती है। जहां पर भी हाई प्रेशर होगा वहां से हवा क्या करेगी? लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ मूव कर जाएगी। ये हमने पढ़ा था। अब देखो, मुझे ये बताओ कि जहां पर हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वह प्रेशर कम। ऐसा क्यों? अब देखो, मान लो कोई ये रीजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? जो यहाँ पर जो भी एयर है वो क्या करेगी? गर्म होगी। हमें पता है हवाएं जब गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है और राइज करती है। तो फिर ये हवाएं क्या करना शुरू हो जाएगी? राइज करना शुरू कर देगी इस तरह से। राइज करने के बाद गर्म हवा जब ऊपर उठी, और हमें पता है जितना हम धरती के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। जब ये टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या हो जाएगी? कंडेंस्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। टेम्परेचर क्या हुआ? कम हो गया। तो गर्म हवाएं ठंडी होगी। तो मतलब क्या है? अब ये ठंडी हवाओं के पास क्या हुआ कि जो प्रेशर है वो बढ़ गया। इनका प्रेशर बढ़ा तो ये लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो इनको जहां भी लो प्रेशर मूव मिलेगा ना, ये वहां की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ? ऊपर देखो, यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रेशर यहाँ पर कम है। पहला पॉइंट ये। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम कब हुआ?
जब यहाँ टेम्परेचर बढ़ा और ये यहाँ से एयर ऊपर राइज कर गई, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो कम, लेकिन यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, हाई प्रेशर। तो फिर उसके बाद ये विंड्स जहाँ पर भी लो प्रेशर होगा उसकी तरफ मूव कर जाएगी, और इस तरह से ये पूरा सेल बना देती है। इसको क्या बोलते हैं? सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये सारा कनेक्शन जो है वो आपका बिल्कुल अर्थ के साथ लिंक करता है और इन बायोम्स के साथ भी लिंक करता है। तो बायोम कितने तरह के होते हैं? बायोम अगर हम बात करें, डेजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कॉनिफर। कॉनिफर फॉरेस्ट मतलब क्या होते हैं? वो फॉरेस्ट जो जो है वो आपको टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेंगे। इनके जो लीव्स होते हैं वो निडल शेप होते हैं और हार्ड लीव होते हैं, तो जिसकी वजह से ये एवरग्रीन हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मेजर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो देखो हम बात करते हैं बायोटिक में। बायोटिक में क्या होता है? लिविंग बींग्स आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है एनिमल, प्लांट्स, प्रोटेस्टा, फंजाई, इन सब को इंक्लूड कर सकते हैं। एबायोटिक अगर हम बात करें तो एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी। हमने तो सिर्फ तीन ही पढ़े हैं एबायोटिक, लैंड, वाटर और एयर। बट लेकिन देखो सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, ये सभी भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये सब यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद देखो टेम्परेचर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डायरेक्ट लिंक करता है लाइफ के साथ। मतलब कैसा है कि कहाँ पर किस तरह की लाइफ एग्जिस्ट होगी वो लिंक करता है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो कि ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत लॉन्ग रेंज का टेम्परेचर को जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं यूरोथर्मल। जैसे कि ह्यूमंस हो गया और मॉन्की हो गया, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर हम इजिली सह लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत नैरो रेंज जो है वो टेम्परेचर की सह सकते हैं, तो उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल। इनके एग्जांपल्स हो गए पेंगुइन्स, पोलर बियर, ये दोनों। तो ये टर्म्स ये पूछी जाती है स्टेनोथर्मल और यूरोथर्मल क्या होते हैं। तो याद रखना यूरोथर्मल जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स एक कॉमन एग्जांपल है। और स्टेनोथर्मल अगर हम बात करें जो कि जो जो उनका जो टेम्परेचर मतलब वो क्या करता है, बहुत नैरो रेंज है वो टेम्परेचर की से देख सकते हैं, सह सकते हैं। फिर उसके बाद वाटर, बेसिक है वाटर कंपोनेंट, आपको पता है कि वाटर, पानी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइट, सनलाइट का होना बहुत जरूरी है स्पेशली फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हम बात करें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और सॉइल अगर हम बात करें तो सॉइल जो है वो हमें न्यूट्रेंट प्रोवाइड करती है, और सॉइल जो है वो आइडल कंडीशंस प्रोवाइड करती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो सॉइल जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन की बात करते हैं। अब यहाँ से जो कंपोनेंट है ना वो थोड़े से ऐसे लिंक होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हमने बात करी ना एक एलिफेंट, अब सारे एलिफेंट की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सेंसस भी हम बोलते हैं, जैसे हमने देखा ह्यूमन सेंसस, तो वहां पर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग इंडियंस, जैसे कि आप देखते हैं कि सेंसस हम 2011 के लिए था तो उसमें इंडियंस की बात करते हैं सिर्फ, तो दैट इज पॉपुलेशन। तो यहाँ पर लिविंग और सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल था उनको इंक्लूड किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है ये बहुत सारे फैक्टर के साथ लिंक करती है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन फिक्स नहीं है, ये कभी बढ़ सकती है कभी घट सकती है। बढ़ेगी कैसे? जैसे कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। घटेगी कैसे? डेथ रेट बहुत बढ़ गया, एकदम से बर्थ रेट रुक गया। या फिर और क्या बढ़ेगी कैसे? बहुत सारे लोग किसी एक जगह पर आ गए, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो कहीं से चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि चंडीगढ़, अब चंडीगढ़ में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, मान लो 1 लाख लोग जो है वो कल चंडीगढ़ चले गए, तो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी डेफिनेटली। और मान लो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, चंडीगढ़ छोड़ के अपने अपने घर चले गए। जैसे कोविड टाइम में हुआ था कि जो बड़ी बड़ी सिटीज थी वो खाली होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो लोग क्या कर गए, वो वापस वापस अपने अपने गाँव चले गए। तो ये सारा का सारा जो है वो कंसेप्ट लिंक करता है पॉपुलेशन के साथ। अब इसमें पॉपुलेशन आपको 3 ग्राफ में देखने को मिलेगी। एक तो एक्सपेंडिंग, जब हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट और जो लोग जो है वो सिटी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं,
मान लो एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली का एग्जाम्पल नहीं लेते, यहाँ पे एग्जाम्पल लेता है पटना का। पटना का एग्जाम्पल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि पटना में बहुत सारे लोग जो है वो चले गए, पहला पॉइंट। और दूसरा, यहाँ पे बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ेगी। वहीं दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं रांची का। रांची एक ऐसा रीजन जहाँ से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, छोड़कर जाना शुरू कर दिया, और ऊपर से यहाँ पर बर्थ रेट भी कम हो गया, तो फिर यहाँ की पॉपुलेशन कम होगी, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब उसके बाद एक थर्ड कंडीशन, जब हम देख रहे हैं कि पटना में बर्थ रेट कम है लेकिन यहाँ पर डेथ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी सेम उतना ही है जितना बर्थ रेट है, और यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग छोड़कर भी जा रहे हैं, तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। अब इनसे रिलेटेड टर्म्स देखते हैं, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो पॉपुलेशन लिंक करती है पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कभी स्टैटिक नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहेगी, इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आज हम बात करें कि किसी का बर्थ हो रहा है तो किसी की डेथ भी हो रही है, तो यहाँ पर 4 या 5 जो है वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन के साथ लिंक करते हैं या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ लिंक करते हैं। तो पहला आता है दैट इज नेटेलिटी, मतलब नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन पीरियड और एक गिवन एरिया में। नंबर ऑफ बर्थ दैट इज नेटेलिटी। मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन पीरियड, यानी कि एक साल की हम यहाँ पे बात है, एक साल में कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, तो वो डायरेक्ट लिंक करते हैं पॉपुलेशन के साथ। अब मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो बर्थ रेट है यानी कि जो नेटेलिटी है ये जो है वो 100 है, एक साल में 100 बच्चे पैदा हुए। अब उसके बाद अगर मॉर्टेलिटी यानी कि नंबर ऑफ डेथ अगर हम एक साल में बात करें तो वो है 20। तो मुझे बताओ पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा। डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा। अब हम इसका अपोजिट चलते हैं कि जो बर्थ रेट है वो है 20, यानी कि एक साल में 20 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं और 100 लोगों की जो वो जान जा रही है, तो डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। पॉपुलेशन कम होगी। अब उसके बाद है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, अपनी मतलब कोई कोई रीजन को छोड़ के एक जगह पर आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पंजाब, हरियाणा से, यूपी से, इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली आना शुरू कर दिया, दिल्ली में आने जाओ, रहना यहाँ पर शुरू कर दिया। तो मुझे बताओ कि दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। यहाँ पर इंक्रीज होगी। वहीं अगर हम बात करें कि जैसे जहां से, मान लो कहाँ से, हम एग्जांपल लेते हैं कि शिमला, शिमला से लोग कहाँ गए थे, दिल्ली। अब शिमला से जो लोग दिल्ली गए तो इसको बोलते हैं इमिग्रेशन, मतलब अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो अगर शिमला से लोग दिल्ली जा रहे हैं तो शिमला की पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? अब एक और कंसेप्ट, मान लो 100 लोग जो है वो शिमला से दिल्ली गए, पहली स्टेटमेंट। बट लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर 200 बच्चे जो है वो पैदा हो गए एक साल के अंदर, शिमला से 100 लोग दिल्ली गए, बट लेकिन यहाँ पर पहले, यहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर थे, यहीं पर थे, तो यहाँ पर सिर्फ 100 बच्चे पैदा हो रहे थे एक साल में। बट लेकिन जब ये लोग चले गए तो उसके बाद यहाँ पर 200 बच्चे पैदा हुए। तो मुझे बताओ कि शिमला की पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी? ज्यादा। ज़्यादा। तो ये सारा कंसेप्ट किसके साथ लिंक करता है, 4 फैक्टर के साथ। पॉपुलेशन किस जगह की कैसी होगी, नेटेलिटी के ऊपर डिपेंड है, मोर्टेलिटी के ऊपर डिपेंड है, इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड है, और इमिग्रेशन, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। और जहां पर ये सब कुछ बैलेंस रहेगा सब कुछ, तो उस रीजन को हम एक स्टेबल रीजन कह सकते हैं, जो कि बहुत रेयर पॉसिबल है। अब मुझे एक ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल अर्पणा मैम सब आप सही बोल रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ऐसी कंट्री का एग्जाम्पल दो जहां पर जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, वो लगातार वहां पे कम होती जा रही है,
और कम होने का कारण है कि बर्थ रेट जो है वो गिरता जा रहा है। साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और रशिया। जापान। और मुझे पता था जापान का नाम जरूर लोगे। हाँ जी। चाइना। चाइना की तो पॉपुलेशन कम कहाँ हो रही है, वो तो बढ़ रही है। मतलब हमसे तो ज़्यादा नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है इनका। तो कोई और? अगर मैम आप बताओ कोई कंट्री ऐसी जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन मतलब वो कंसर्न नहीं है, वो चैलेंज नहीं है। ओके। इटली। इनका बर्थ रेट तो बहुत ही गिरता जा रहा है। जापान के पास प्रॉब्लम क्या है, बर्थ रेट कम हो रहा है, बट लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन बची है ना, वो एज्ड पॉपुलेशन है। साउथ कोरिया और जापान के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है। रशिया भी पॉपुलेशन के वाइज अगर हम देखें तो वहाँ पे भी जो बर्थ रेट है वो गिरता जा रहा है। बट अब यहाँ पर एक हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, किसी रीजन में, मान लो कोई एक सिटी है, उस रीजन में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर पूरा सही टाइम पे दिया जा रहा है। इंडिया में कोई ऐसी सिटी है जहाँ पर ट्रीटमेंट प्रॉपर पूरा टाइम पर होता है? नहीं है शायद। तो अब मुझे बताओ कि कोई ये सिटी है, इस सिटी में जो डेथ रेट है वो कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। डेथ रेट कम होगा। यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। एक और पॉइंट, बर्थ रेट क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो डिलीवरी के टाइम पे जो भी, मतलब हम देखते हैं जो भी आपका न्यू नेटेलिटी हो गया, जितने भी जो नेटेलिटी रहते हैं, जितनी भी डेथ रहती है, वो सब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर है। और दूसरा, अगर हम बात करें डेथ रेट की, तो वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई बीमार हुआ, कितनी भी बड़ी उसको प्रॉब्लम हुई, डिजीज़ हुई, उन सब का प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो यानी कि एक अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जो है वो लिंक करता है किसी भी रीजन की पॉपुलेशन के साथ, किसी भी रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ। अगर अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है तो जो बर्थ रेट है वो भी जो है वो स्टेबल होगा, डेथ रेट कम होगी। अब उसके बाद एक और पॉइंट, तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर है, बर्थ रेट भी ठीक है और डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन कम होगी या ज़्यादा होगी? बताओ। अगर मतलब लाइक कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, बर्थ रेट भी सही है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है जो पढ़ना पड़ता है सारा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा रीजन जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रॉपर है, ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि बर्थ रेट भी ठीक ठाक है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो डेथ रेट कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। एक ये पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट उसके बाद, जो ये बर्थ रेट है, हम इसको लिंक कर रहे हैं कि यहाँ पर ना लोग ना एजुकेटेड है बहुत ज़्यादा। अब अगर एजुकेटेड है किसी भी रीजन में, तो वहां पर बर्थ रेट कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। बर्थ रेट वहां पर कम होगा, तो मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर स्टेबल रहेगी। अब हम इसके अपोजिट में चलते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है, डेथ रेट कम होगा या ज़्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। बर्थ रेट यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स रहेगी, और यहाँ पर जो लोग हैं वो अनएजुकेटेड है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर बर्थ रेट ज़्यादा होगा या कम होगा? बर्थ रेट ज़्यादा होगा, मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा होगा, बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा। एक पॉइंट। अब उसके बाद
एक और पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। मान लो कोई रीजन है जहां पर बर्थ रेट कम है, बट लेकिन यहां पर जो डेथ रेट है वो भी कम है। तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई, क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है? क्या क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा रीजन जहां पर जो है वो डेथ बर्थ रेट कम है और यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी जो है वो कम है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी रहती है वहां पर, क्या क्या होगा वहां पे? एजुकेशन अच्छी होगी। ओके, अब बस इधर एक पॉइंट काफी है। नेहा मैम आप बताओ। मामी क्लास में भी पढ़ाएंगे आप सर लोग हेल्थ बच्चों को? हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी होंगी, रेट कम। हेल्थ फैसिलिटीज भी अच्छी होगी। और शिवांगी मैम आप बताओ। जहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, तो मतलब एजुकेशन है, हेल्थ है, और याद रखना अवेयरनेस, ये तीनों यहाँ पर है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रॉपर जो है लोग अवेयर है अबाउट द पॉपुलेशन, एंड साथ में डेथ रेट अगर कम है तो दैट मीन्स हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है। तो एक और पॉइंट, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो यंगर होगी या ओल्डर होगी? ओल्डर। ओल्डर, क्योंकि बर्थ रेट जो है वो क्या है, कम है, तो यहाँ पर फिर ओल्डर होगी। तो इसका जो ये जो मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये अभी पता कहाँ पर देखी जा रही है? जापान में देखी जा रही है, साउथ कोरिया में देखी जा रही है, इटली में देखी जा रही है, यूके में। तो यहाँ पर ये चैलेंज अभी बना हुआ है। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग अवेयर है, ठीक है, इतने ज़्यादा अवेयर है, ठीक है, और यहाँ पर बर्थ रेट कम हो गया और लोग अवेयर है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, तो डेथ रेट भी कम हो गया। तो फिर यहाँ पर एज्ड पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है। स्कूल्स आर क्लोज्ड। मैम स्कूल्स आर क्लोज्ड मतलब? जापान में भी थी, अब बच्चे ही नहीं है तो उन्होंने स्कूल जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये उतनी स्ट्रेंथ हाँ, नहीं है स्कूल में। तो ये भी एक चैलेंज है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन मतलब आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म, जब दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट हो रहा। इसका एक कॉमन एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्लांट्स, और जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, पोलन ग्रेन्स, सिंपल एग्जांपल कि जैसे अगर कोई चिड़िया किसी पेड़ के ऊपर आकर बैठी, फिर वो अपने पंजों में क्या कर रही है, पोलन ग्रेन्स को लेकर जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है, पेड़ का कोई नुकसान नहीं हो रहा। कमेंसलिज्म, एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे का कुछ नहीं जाता। कमेंसलिज्म, एक को बेनिफिट हो रहा और दूसरे का कुछ नहीं जाता। जैसे कि अगर हम बात करें तो चिड़िया पेड़ों पर जो है वो क्या बनाते हैं, अपने घोंसले बना लेते हैं, तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता उसमें, लेकिन चिड़िया को तो प्रॉफिट हो जाता है कि उसका बढ़िया उसका घर बन जाता है। अमेंसलिज्म, एक का नुकसान होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? ये एक बड़ा पेड़ है, ठीक है, और इसके साथ में आप एक छोटा सा पेड़, तो अब ये बड़ा पेड़ इस छोटे पेड़ की क्या करे, जितने भी सनलाइट है उसको रोक रहा है, इसकी शेडो इसके ऊपर पड़ रही है, तो इस पेड़ की ग्रोथ कम होगी। अब इसका तो कुछ नहीं जा रहा लेकिन इसका कुछ बच नहीं रहा, इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ प्रॉपर पूरी नहीं हो रही, तो उसको कहते हैं अमेंसलिज्म। मतलब एक का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा। कमेंसलिज्म, कमंसा, तो यहाँ पर एक का तो प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। म्यूचुअलिज्म, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। पैरासिटिज्म, इसमें एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान। जैसे कि अगर हम बात करें, कॉमन एग्जांपल हम बहुत सारे इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, लीच वगैरह या मलेरिया अदर कुछ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे गाय को या किसी को भी चिपक जाएंगे, उनको क्या कहते हैं, वो ब्लड उनका जो है वो पी जाते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इफेक्ट पड़ रहा है। कंपटीशन, जिसमें दोनों का नुकसान हो रहा है, जैसे कि लायन और टाइगर दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो उनका आपस में नुकसान हो रहा है, एक ही रीजन में सरवाइव कर रहे हैं। प्रिडेशन, एक का प्रॉफिट होगा, दूसरे का नुकसान। मतलब
जैसे कि अगर हम बात करें लायन और जेब्रा, बियर और फिश, तो एक का तो प्रॉफिट हो रहा है बट लेकिन दूसरे का नुकसान, दूसरे की तो जान ही चली गई। एक को तो खाना मिल गया, जैसे कि अगर हम बात करें जेब्रा, तो जेब्रा शेर ने क्या किया, जेब्रा का शिकार किया, तो जेब्रा तो गया लेकिन शेर का प्रॉफिट हो गया। तो एक का नुकसान हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 4-5 ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शंस कैसे कैसे रहती है। फिर उसके बाद ये डिटेल में आगे मेंशन है, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आप जस्ट सिंपल इनको पढ़ लेना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा टॉपिक है जो कि आपस में लिंक करता है। फूड चेन का मतलब क्या हो गया कि हमारे अर्थ में अगर हम बात करें तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और जैसे कि अगर हम बात करें, लिंक करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि पेड़ पौधे, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो प्रोड्यूसर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें बटरफ्लाई। फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग। फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर, जिसमें आता है स्नेक वगैरह, जो कि फ्रॉग के ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनल कंज्यूमर, जो कि आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि चील वगैरह हो गए, ये सब। देन उसके बाद है डिकम्पोजर्स, जो कि डेड डिकेड पर डिपेंड होते हैं। तो मतलब क्या है कि सिंपल, जैसे हिरन ने क्या किया, उसने घास खाया। फिर हिरन को किसने खाया, शेर ने। और शेर को अगर हम बात करें उसके बाद, शेर को तो वैसे कोई खा नहीं सकता, शेर को शेर ही खा सकता है, बट लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जब शेर खुद, जब उसकी नेचुरल डेथ हो रही है, तो उसके बाद क्या डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके ऊपर डिकम्पोजर्स जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो ये जो है वो एक सिंपल फूड चेन रहती है। अब बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती है तो उसको कहते हैं फूड वेब। मतलब एक ऐसा मतलब सिंपली हम देख रहे हैं कि 3-4 जो फूड चेन्स है जब आपस में मिल जा रही है तो उसको कहते हैं फूड वेब। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक कोई ग्रास है, इसको किसने खाया, अगर हम बात करें डेर ने, डेर को किसने खाया, शेर ने। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यही ग्रास के ऊपर अगर हम बात करें तो अदर भी डिपेंड होते हैं, तो इस तरह से लिंक कर जाते हैं। तो आपस में जब सारी लिंक कर रही है तो हम उसको कहते हैं फूड वेब। फूड चेन्स की अगर हम बात करें तो ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन मतलब जो ग्रास से शुरू हो रही है, जो कि सिंपल ग्रास से शुरू हो रही है। जैसे अगर हम बात करें कि हिरन वाला एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं। देन उसका डेट्रेस, डेट्रेस का मतलब जो कि डेड डिकॉर्ड से शुरू हो रही है, मतलब एक तरह से डेटर मटेरियल, डेटर मतलब डेड मटेरियल। जैसे कि कोई हिरन मर गया, ठीक है, उसके बाद उसकी जो बॉडी बची उसके ऊपर कोई आगे जो है वो उसको वहां पे बहुत सारे कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, डेड जो डेट्रेस होते हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह, वो उनको खाते हैं, फिर उनको आगे कोई और खाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस चलती है इसको हम जो डेट्रेस फूड चेन कहते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, क्रैब हो गए, स्लग्स हो गए, वल्चर, तो ये सभी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से चल रही है। और जो आपकी ग्रेजिंग फूड होगी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ये सभी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। फिर उसका डेट्रेस फूड चेन को यहाँ पर आप एक और वे में भी देख सकते हैं कि ये जो डेट्रेस फूड चेन है ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करती है, मेनली लाइक फंजाई और बैक्टीरिया, जो कि डेड डिकेड पर डिपेंड है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज सैप्रोफाइट। तो कई बार ना इसको सैप्रोट्रॉप भी कहते हैं और या डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, जो क्या करते हैं, डेड डिकेड को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। और ये सभी जो है वो पूरा फूड चेन का पार्ट है। और फिर इनसे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन और जो फूड है ना वो पूरा साइकिल में चलना शुरू होता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। फिर उसका बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम की। हमने बात करी थी सिंपल कि इकोसिस्टम एक ऐसा रीजन जहां पर ह्यूमंस या ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड है। तो वेरियस स्पीशीज जब आपस में भी इंटरेक्ट कर रही है और अपने एनवायरनमेंट पर भी जो साथ में लिंक कर रही है, तो हमने इसको इकोसिस्टम कहा। तो ये मेनली 2 तरह का होता है, एक नेचुरल हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल या फिर एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड। सिंपल आप इस तरह से ही जो है वो पेपर में, मेंस में भी आपको बिल्कुल इस तरह से इकोसिस्टम पर अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आपको सेम इसी तरह का फ्लो चार्ट वहां पर बनाना है। और मेंस में इस तरह के फ्लो चार्ट बनाने का मतलब क्या हो गया कि एक्स्ट्रा नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 तरह के इकोसिस्टम होते हैं मेनली। फिर जो नेचुरल है वो आगे डिवाइड किया है टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरिस्ट्रियल में कौन कौन आते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें एक्वाटिक, एक्वाटिक यानी कि वाटर के साथ लिंक करता है।
तो यहाँ पर मरीन और फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी अगर हम बात करें तो लोटिक, रिवर्स, स्ट्रीम और स्प्रिंग, लैंटिक, लेक्स और पॉन्ड्स। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक टर्म बताता हूँ। लोटिक का मतलब क्या होगा, बहता पानी। लेंटिक का मतलब हो गया पानी एक जगह पर खड़ा है, जैसे कि लेक्स वगैरह हो गई। तो लेक्स, पॉन्ड, स्वैम्प, ये सभी जो है वो किस में आते हैं, लेंटिक में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लोटिक बहता पानी और लेंटिक एक ही जगह पर पानी स्थिर है, दोनों लिंक करते हैं आपस में। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, तो यहाँ पर फीचर्स इनके मेंशन्ड है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मतलब रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, जहाँ पर अगर हम बात करें बारिश अच्छी खासी हो रही है तो यहाँ पर पेड़ हरे भरे हमें दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन में डेसिडियस। टेम्परेट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सर्दी अच्छी खासी पड़ती है, और सर्दी कैसी है, ड्राई। क्यों, क्योंकि डेसिडियस है, डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है। और हमने ये पढ़ा था कि जहां पर भी सर्दी जो है वो ज़्यादा हो रही है, ये पहला पॉइंट, और दूसरा सर्दी ड्राई है, तो वहां पर जो पेड़ है खुद को सरवाइव करने के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो वो बन गया डेसिडियस फॉरेस्ट। और अगर ये कंडीशन टेम्परेट रीजन में बन रही है तो उनको टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद है बोरेल फॉरेस्ट। ये कहाँ पर मिलते हैं, बोरेल फॉरेस्ट? नेहा मैम, आपने इसका आंसर दिया था मुझे एक बार क्लास में। रीजन। हाँ जी, कहाँ पर होते हैं बोरेल फॉरेस्ट? तो याद नहीं रही। नहीं नहीं, आपने बताया था। कोई और किसी को याद हो? ज्योति मैम आपको याद हो? सर नॉर्थ पोल की साइड। बोरेल फॉरेस्ट, अर्पणा मैम आपको बताओ। बताओ। सर थोड़ा हिंट दो। नहीं नहीं नहीं, फिर तो आप बता दोगे। मतलब ये ऐसे फॉरेस्ट आपने बताया था खुद। शिवांगी मैम आपने क्या बोला था? मैंने बोला था नॉर्थ पोल की साइड को। नॉर्थ पोल की साइड को। चलो हिंट भी दे दिया। सर वो जो मैंने बोला था सीबक थॉर्न्स। थोड़ा थोड़ा वैसे ही। और कितने हिंट चाहिए? कॉनिफर फॉरेस्ट को ही बोलते हैं बोरेल फॉरेस्ट। हाँ जी। ये एवरग्रीन हमें देखने को मिलते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं सवाना की, क्या फीचर है सवाना का? सर समर्स में बारिश होती है। समर में बारिश होती है। जब समर में बारिश होती है तो यहाँ पर क्या रहता है, ग्रासेस जो है वो डोमिनेटेड होती है। समर में बारिश होना मतलब ग्रासेस बड़ी बड़ी। जहाँ पर ग्रासेस बड़ी बड़ी होते हैं वहाँ पे वाइल्ड लाइफ कैसी रहेगी, अर्पणा मैम आप बताओ। जहाँ पर हम ये कहते हैं कि समर में बारिश हो रही है और यहाँ पर ग्रासेस बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कम होगी या ज़्यादा होगी? सर अर्पणा मैम, हर्बीवोरस एनिमल है। वहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ वहाँ पर अच्छी होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, फिर इसका एग्जांपल अगर हम बात करें दैट इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सवाना रीजन हमारे यहाँ पर जहाँ पर होता है ना, वहाँ पर ग्रासलैंड अच्छे देखने को मिलेंगे। तो पैरेरीज, पैम्पर्स, स्टेपे, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सवानास। डेजर्ट इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो एरिड रीजन, मतलब जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है या बारिश बहुत कम हो रही है। और डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है। तो हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल हो गया सहारा, और कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल हो गया गोबी। जो थार डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है? हॉट। हॉट डेजर्ट।
अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो थार डेजर्ट है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, थार डेजर्ट में हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा रीजन जहाँ पर ना मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेशन पॉसिबल है, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? ओ से है उसका नाम। ओएसिस। ओएसिस। ओएसिस, ठीक है, ओएसिस कहते हैं। ये टर्म एग्जाम में आई है, OASIS। ओएसिस डेजर्ट का एक फीचर है जहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो वाटर की प्रेजेंस जो है वो पॉसिबल है। टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम मतलब क्या हो गया कि आर्टिक और अल्पाइन रीजन में जिस तरह जो वेजिटेशन पाई जा रही है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, जहाँ पर जो है वो पर्मा फॉरेस्ट, पर्मा फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि सॉइल जो है वो परमानेंटली फ्रोजन है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता 6 महीने दिन है 6 महीने रात है, सॉइल परमानेंट फ्रोजन रहेगी, तो उसको पर्मा फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर फिर मॉसिस, लाइकन, स्मॉल शर्ब्स, इस तरह की जो है वो वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ इसको कहते हैं टुंड्रा इकोसिस्टम। फिर उसके बाद देखो हम बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की, मेरीन इकोसिस्टम की और एस्चुरिन। यहाँ पर एक हम टर्म डिस्कस करेंगे जो कि लिंक करती है। देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पर बहता पानी, जैसे कि रिवर हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए। रिवर का एग्जांपल गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सभी। मेरीन इकोसिस्टम जैसे कि आपका कोस्टल रीजन हो गया, ओशन हो गए, सीज हो गए, ये सब। एस्चुरे, एस्चुरी क्या होता है, ये एक कॉमन सी टर्म है। एस्चुरी एक ऐसा जोन है जिसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। ट्रांजिशन जोन मतलब ये कोई नदी है, इस तरह से मान लो ये नदी है और ये है ओशन। अब जब ये यहाँ पर मिलने जा रही है ओशन के साथ, तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, ये अपने साथ लेकर आ रही है फ्रेश वाटर, और ये ओशन में जाकर मिल रही है, तो वो क्या है, सॉल्टी वाटर। तो फ्रेश वाटर और जो सलाइन वाटर है, जो ये सॉल्टी वाटर है, जिस रीजन में ये मिक्स हो रहे हैं ना आपस में, उसको एस्चुरे कहते हैं। सॉल्ट वाटर बॉडीज और फ्रेश वाटर बॉडीज जहाँ पर मिलती है उसको एस्चुरे कहते हैं। और ये जो रीजन है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, हाईली प्रोडक्टिव, ये हाईली प्रोडक्टिव एस्चुरे। अब क्वेश्चन कैसा बनता है पेपर में, क्वेश्चन बनेगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज हाईली प्रोडक्टिव, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, मेरीन इकोसिस्टम, ओशन, टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, ऐसे करके। तो याद रखना जो एस्चुराइन रीजन है वो ज़्यादा, वो हाईली प्रोडक्टिव होता है। उसके बाद अर्बन इकोसिस्टम जैसे कि सिटीज, टाउन, ये सब की अगर हम बात करें। एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स होती है। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम भी आते हैं। तो अगर आपको लिखने के लिए आता है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तो अब आप किसी को भी अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं, तो अब आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। तो वेटलैंड इकोसिस्टम भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऐसा रीजन जहाँ पर वाटर जो है वो डोमिनेटेड फीचर रहता है, जैसे कि स्वैम्प हो गए, बॉक्स हो गए, या मार्शेज हो गई, जैसे दलदल वगैरह, ये सब एग्जाम्पल हो गए। माउंटेन इकोसिस्टम जो हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है। देन उसका बात होता है कंपोनेंट की। तो एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में कौन कौन से आ रहे हैं, क्लाइमेट आ रहा है, सॉइल आ रही है, वाटर आ रही है, लाइट आ रही है, टोपोग्राफी, और अगर हम बात करें एयर। टोपोग्राफी मतलब एक तरह से देखें कि किस तरह से जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो गए सारे के सारे एबायोटिक। सिंपल है, बस ये हम बहुत बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, बस ध्यान में रखना है कौन सा एबायोटिक कौन सा नॉन जो वो लिविंग है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बायोटिक की, तो बायोटिक क्या है, लिविंग। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट। प्लांट्स को क्यों हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, क्या है प्लांट्स के पास स्पेशल, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो है वो इनको प्राइमरी, इनको जो प्रोड्यूसर कहते हैं, ये अपना खुद फूड जो है वो खुद बनाते हैं, ऐसा क्या है इनके पास। ये बेसिक है, 6th-7th क्लास का क्वेश्चन है। प्लांट्स को हम लोग क्यों कहते हैं कि वो जो है वो उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर हम कहते हैं, क्योंकि वो देखो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस की वजह से, सनलाइट। सनलाइट। और प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड,
इनको इनके साथ इन सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं जो इनका फूड है। सिंपल है। C6 पढ़ा है, फॉर्मूला याद है किसी को? ग्लूकोज का सर? हाँ, C6H12O6। C6H12O6 कॉमन है ना। हम्म, तो ये जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है ना, ये प्लांट्स कर पाते हैं, और इसकी वजह से क्या है, हम इनको जो है वो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं एक तरह से। फिर उसके बाद है हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये भी बायोटिक में है, लेकिन ये डिपेंडेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर पे। मुझे एग्जांपल बताओ इसका, एक हेट्रोट्रॉप का एक एग्जांपल बताओ। गोट। ठीक है, जो कि इनके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक आते हैं आपके मैक्रो कंज्यूमर्स या फिर माइक्रो। मैक्रो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपके बड़े लेवल पर हम लेकर चलते हैं, तो इसमें आपके कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर का एग्जांपल बताओ। लॉयन, टाइगर। ओमनीवोर। ओमनीवोर क्या होते हैं? अच्छा, ओमनीवोर। ओमनीवोर, कार्निवोर ठीक है, आपने ठीक बताया, लायन टाइगर जो कि एक तरह से इनको जो मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं। ओमनीवोर और माइक्रो कंज्यूमर में हम लोग आते हैं। ओमनीवोर सर क्या होते ह्यूमन, हैं? हम ह्यूमंस ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स हम लोग हो गए। क्यों? क्योंकि हम लोग पेड़ पौधे भी खा रहे हैं और हम लोग जीव जंतु को भी खा रहे हैं। तो जो सब कुछ खाते हैं दैट इज ओमनीवोर। जो कुछ नहीं खाते, अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। जो सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको खा रहे हैं, दैट इज हेट्रोट्रॉप्स। जो मैक्रो कंज्यूमर, जो मतलब जो उसके बाद आता है कंज्यूमर्स, कार्निवोर। कार्निवोर क्या कर रहे हैं? जो कि हेट्रोट्रॉप्स को खा रहे हैं। ओमनीवोर जो कि हेट्रोट्रॉप्स को भी खा रहे हैं, ऑटोट्रॉप्स को भी खा रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल हो गए हम ह्यूमन बींग्स। फिर इसके बाद प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हम बात करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? जो प्लांट के पास है, जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट बना रहा है, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये कैसे पता चल रहा है? इन टर्म ऑफ वेट और एनर्जी, प्लांट की ग्रोथ, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सिंपल। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कोई जो है वो प्लांट जो है वो एनर्जी बना रहा है। फिर उसके बाद ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस का मतलब क्या होगा? सब कुछ इंक्लूड है। मतलब ग्रॉस में सिंपली हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि प्लांट ने भी रेस्पिरेशन करी, उस टाइम पे जो एनर्जी जो रिलीज हुई उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं ग्रॉस में। नेट में हम क्या करते हैं? जो जो एनर्जी जो रेस्पिरेशन में प्लांट ने जो भी उसकी एनर्जी जो रिलीज हुई उसको हम ग्रॉस से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो वो हो गया आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम की। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। तो जो भी प्लांट्स जो है फूड बना रहे हैं, फूड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज प्रोडक्टिविटी, कुछ बना। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं ग्रॉस। ग्रॉस मतलब सब कुछ, मतलब रेस्पिरेशन में भी जो एनर्जी रिलीज हुई उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। फिर हमने कहा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो हमने क्या किया? रेस्पिरेशन वाली को जो वो एक्सक्लूड कर दिया ग्रॉस से, तो वो बन गए नेट, कि भाई प्लांट के पास कितना बचा। अब ये जो नेट प्लांट के पास बचा ना, ये नेक्स्ट जो है वो फेज में जाएगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है? इससे हमें ये क्लियर होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र कभी भी 100% नहीं होगा। हमेशा हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का लॉस होता है इन रेस्पिरेशन। तो ये सिंपल है एनर्जी साइकिल। अब उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या हो गया? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। आज इसको थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। तो एनर्जी पिरामिड का मतलब क्या हो गया? कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी का जाना, ट्रांसफ़र होना। मतलब क्या है? कि सिंपल है, जैसे अगर हम देखें कि प्लांट्स ने फूड बनाया, उसके बाद उसको डेर ने खाया, फिर डेर को किसने खाया? शेर ने खाया। अब रेस्पिरेशन का प्लांट्स ने भी करी, डेर ने भी करी, तो इससे क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो क्या हुआ? जो फूड बना था वो जितने भी ट्रॉपिक लेवल पर ऊपर ऊपर जाता जाएगा, जो एनर्जी है वो लॉस होती जाएगी इन फॉर्म ऑफ हीट। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब क्या हो गया? जैसे कि अगर हम बात करें पेड़ पौधों का वेट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डेर,
शेर डीर का वेट जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लाइन। सिंपल इस तरह से ज़ेब्रा का वेट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लाइन, ऐसे लिंक कर सकते हैं। और पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या होगा कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद हिरन आ गया, हिरन के ऊपर शेर आ गया, इस तरह से। तो ये जो है वो पिरामिड ऑफ नंबर है। तो ये सभी जो है वो हम कल जो है वो क्लास में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग भी इसको जो है वो PDF को एक बार जो मैंने आप लोगों को शेयर करिए उसको एक बार पढ़ना।